हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली -6 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, इसके अप्रोक्स आएगा आंसर। ठीक है, आंसर कैसा आया है, क्यू की वैल्यू दी है इन्होंने 1 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है कि -1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू एन ई। तो n की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q अपॉन E। ठीक है, तो n इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 कूलम, E की -1.6 10 की पावर -19। पॉइंट हटाएंगे और 0 यहां पर लग जाएगा, -19 ऊपर ले जाएंगे तो 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 16 और माइनस में। तो एक बात क्लियर हो गई कि निगेटिव में आएगा आंसर। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, एक जीरो इधर ले लेते हैं क्योंकि न्यूमरेटर तो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जबकि डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए और न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जीरो इधर ले लेते हैं, तो -100 अपॉन 16 10 की पावर 18। और जब आप इससे 16 से 100 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, n इक्वल्स टू आ जाएगा -6.25 10 की पावर 18। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, -6 10 की पावर 18 के। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट कौन सी होती है इनमें से। तो ए में लिखा है न्यूटन पर कूलम और बी में लिखा है वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ही ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, तो बोथ ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले से देख लेते हैं। ई इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स की न्यूटन, चार्ज की गुलाम तो न्यूटन पर गुलाम, ये हो गई एक तो यूनिट। और एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेटेड में E इक्वल्स टू -dV अपॉन dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज का कितना हो जाएगा वोल्ट, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल के लिए कितनी होती है, तो मेटल के लिए होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो कोई भी मेटल लेगा इसमें सबके लिए इन्फिनिटी है। जैसे कॉपर हो गया, इसके लिए भी इन्फिनिटी है। सिल्वर हो गया, इसके लिए भी इन्फिनिटी है। ठीक है, गोल्ड हो गया, इसके लिए भी इन्फिनिटी है। जितने भी मेटल हैं सबके लिए इन्फिनिटी होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीज्ड ट्वाइस देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स। अगर किसी वायर की लंबाई दुगनी कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका 4 टाइम्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो कैसे, अभी देख लेते हैं। हमारे पास ये वायर है फॉर एग्जाम्पल, और इस वायर की लेंथ L है और एरिया है A। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। लेकिन चेंज कर दिया हमने, लंबाई को बढ़ा के दुगना कर दिया। ठीक है, तो लंबाई बढ़ा के हमने क्या कर दी, इसकी दुगना कर दी है। तो लंबाई को हम L डैश मान लेते हैं, L डैश इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो दुगना कर दिए, तो एरिया कितना हो जाएगा, A डैश कितना हो जाएगा एरिया। वॉल्यूम सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी जो रो है यहाँ पर और वॉल्यूम है, दोनों चीजें सेम रहती हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर भी वॉल्यूम रहेगा सेम, तो इसका वॉल्यूम V मान लेता हूं। ठीक है,
तो और इसका वी डैश मान लेता हूं, दोनों इक्वल होंगे। तो v की वैल्यू क्या होती है, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, यहां भी वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, यहां पे डैश में ले लिया। तो एल इक्वल्स टू ए डैश निकालना है, एल डैश की वैल्यू दुगुना दी है, ठीक है, 2l हो गई। तो l से तो l कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे चले जाएगा। तो a डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, a/2। तो एरिया कितना हो गया इसका, एरिया हो गया हाफ। अगर लंबाई दुगुना कर देंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो a डैश की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। तो उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, यहाँ भी रो और यहाँ भी रो रहेगी। तो r डैश कितना हो गया रेजिस्टेंस, रो l डैश अपॉन a डैश, ठीक है। तो रो l डैश की वैल्यू कितनी भाई 12 और a डैश की कितनी a/2, ये 2 तो ऊपर चला गया। तो r डैश इक्वल्स टू कितना, 2 ऊपर चला गया, 2 × 2 और ये रो l अपॉन a, रो l अपॉन a किसकी वैल्यू है, r की, रेजिस्टेंस की। तो r डैश इक्वल्स टू कितना, 2 × 4 और रो l अपॉन a r की वैल्यू है तो 4r आ गया, ठीक है। तो 4 गुना हो गया रेजिस्टेंस अगर लंबाई को दुगुना करते हैं तो। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि ए डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, ठीक है। तो कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हुए, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो इसका सही करेक्ट आंसर है एमीटर। तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। वोल्टमीटर नाम से ही पता चल रहा वोल्टेज या पोटेंशियल को मापेगा, पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज या पोटेंशियल को मापेगा, और व्हीटस्टोन्स ब्रिज रेजिस्टेंस को मापता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला डिवाइस क्या हो जाएगा, एमीटर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है। तो टेस्ला दिया हुआ है ऑप्शन में, ए, बी पार्ट है इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन क्या दिया है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। टेस्ला तो डायरेक्ट यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, BA cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो जब B की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5B/A cos थीटा आ जाएगा। तो फ्लक्स की क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की तो होती है वेबर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा तो यूनिट लेस होता है, इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गई। दूसरी जो यूनिट है इसकी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वो कैसे आई, F = BL sin थीटा। तो BIL sin थीटा में भी B की वैल्यू निकालो, तो B = F/IL sin थीटा, ठीक है। तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, करंट की होती है एम्पियर, और लेंथ की होती है मीटर, और साइन थीटा की कुछ नहीं होती, यूनिट लेस। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो तीनों ही यूनिट किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ये भी न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों में इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ है और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 × 10⁻⁶ टेस्ला, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे दिया आपको, जिसमें करंट कितना चल रहा है, I = चल रहा है इसमें 5 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होता है, हमेशा बाहर की ओर होता है। तो बाहर कोई P पॉइंट ले लो, ये एट ए डिस्टेंस R की वैल्यू कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतनी दूरी पे है, तो ये R की वैल्यू हमें दी है, ये पॉइंट A मान लो फॉर एग्जांपल। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4π2I/R। R की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसे जब मीटर में बदलेंगे तो 20 10⁻⁻2 मीटर। तो अब वैल्यू रख लेंगे B = μ0/4π की 10⁻⁷, 2 × I की वैल्यू 5 और R की 20 10⁻⁻2, ठीक है। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं एक बार। सोल्व कैसे करते हैं, -2 पावर ऊपर ले जाओ, 5 2 10, तो B = कितना 10⁻⁷, 5 2 10,
-2 पावर ऊपर जाके प्लस के 2 अपॉन में 20, ठीक है। तो अब ये 1 प्लस की पावर माइनस की 7, तो माइनस की तो 6 ये बच गई यहाँ पे दोनों को सोल्व करके। प्लस 2 को 100 लिख लेंगे, पावर को अपॉन में 28, 25 जा 100, तो क्या आंसर आ गया, v इक्वल्स टू 5 10 की पावर -6 टेस्ला, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर 10√3 टेस्ला एंड 10 टेस्ला रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच कितना दिया है भाई, 10√3 टेस्ला, और बी वी कितना दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट 10 टेस्ला। हमारे से पूछा गया है कि एंगल ऑफ डिप क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूं पहले आपको, इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री, ठीक है। कैसा आया ये, एंगल ऑफ डिप के लिए हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना, बी वी की वैल्यू 10 और बी एच की वैल्यू 10√3, तो 10 बन जा 10, तो 1/√3, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है भाई, 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। जब हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री इसका आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। हमारा 9th क्वेश्चन एलसीआर सर्किट का है। एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके न्यूमेरिकल हो, चाहे उसके ऑब्जेक्टिव हो, चाहे उसकी थ्योरी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट इज, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बतानी है, तो इसका राइट आंसर होता है एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल, वो इक्वल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी के। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो कौन सी वेव है, चारों ऑप्शन में करेक्ट है गामा रेज, तो गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर गामा रेज आपको देता है तो गामा रेज की क्या हो जाएगी, गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और गामा रेज की अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसकी लोवेस्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है। लोवेस्ट वेवलेंथ होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन न्यू। वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, तो अपॉन में फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो डिवाइड करेंगे जब वो हाईएस्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, जब हाई वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लो आ जाएगी, तो लोवेस्ट क्या आ जाएगी, वेवलेंथ। और अगर रेडियो वेव्स देता है तो रेडियो वेव्स के लिए क्या होगा, रेडियो वेव्स के लिए इसके लिए हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, हाईएस्ट वेवलेंथ, एंड इसके लिए लोएस्ट होगी फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर वापिस से इसी फॉर्मूले से, क्योंकि इसके लिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम रखोगे तो उससे डिवाइड करके लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आएगी, हाईएस्ट वेवलेंथ आ जाएगी।